सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर है हेरिडिटी और इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 133 पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। हमें ये बताना है कि जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है वो कैसे दिखाता है कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो इसका आंसर देखिए। अब इसके लिए मेंडल ने क्या किया। मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रेड टॉल प्लांट्स विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। सी फिगर। ठीक है, मेंडल ने देखिए सबसे पहले क्या किया कि टॉल पी प्लांट्स के प्योर ब्रेड ले लिया और उसको किसके साथ क्रॉस कर दिया, ड्वार्फ पी प्लांट के प्योर ब्रेड से क्रॉस कर दिया। मतलब टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कर दिया और उनको क्या पता चला, उनका आउटकम क्या आया कि F1 जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सिर्फ केवल टॉल टी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। सी फिगर। अब फिगर देखिए क्या किया उन्होंने कि ये देखिए टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद उन्हें देखिए चार आउटकम मिले जस्ट फॉर एग्जांपल, और चारों ही टॉल मिले। ठीक है, चारों ही पी प्लांट्स क्या है, टॉल है। ओके, अब आगे देखते हैं। नो डॉर्फ पी प्लांट्स और शॉर्ट पी प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेनी। कोई भी डॉर्फ या शॉर्ट पी प्लांट्स फर्स्ट जनरेशन में ऑब्टेन नहीं हुए। फ्रॉम दिस मेंडल concluded that the first generation or F1 cross showed the traits of only one of the parent plant's tallness। अब मेंडल ने इससे क्या कंक्लूड किया कि जो F1 जनरेशन है यानी फर्स्ट जनरेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके ट्रेट्स दिखे, कौन से पेरेंट प्लांट्स के, सिर्फ टॉल पी प्लांट्स के ट्रेट्स दिखे, यानी कि टॉलनेस दिखे सिर्फ। द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट प्लांट ड्वार्फनेस डिड नॉट शो अप इन द प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जो दूसरा पेरेंट है जो कि ड्वार्फ है, इनका इस F1 जनरेशन में कोई भी प्रोजेनी देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारे पी प्लांट्स क्या है, टॉल हैं। अब इसके बाद क्या किया मेंडल ने, मेंडल देन क्रॉस्ड द टॉल पी प्लांट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन and found that tall plants and dwarf plants were obtained in the second generation F2 generation in the ratio 3:1। अब मेंडल ने क्या किया है कि जो टॉल पी प्लांट्स F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए थे ना, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जो टॉल पी प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे उसको अब क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद उनको क्या मिलता है कि ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट भी मिलते हैं। किस रेशियो में, मतलब ये जो अब जनरेशन आई है F2 जनरेशन, उसमें ड्वार्फ पी प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं 3:1 की रेशो में। या फिर अब इन अदर वर्ड्स, इन द F2 जनरेशन 3/4 ऑफ प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ। ठीक है, दूसरे भाषा में बोलें तो मान लीजिए कि अगर 4 पी प्लांट ऑब्टेन हुए, उसमें से 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ थे। फिगर देखिए, टॉल को टॉल के साथ ही क्रॉस कर दिया। ठीक है, जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो ये भी टॉल मिला, ये भी टॉल, ये भी टॉल। ठीक है, बस एक जो प्लांट है ये क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया, ये वाला। तो ये F2 जनरेशन में आया है। मेंडल नोटेड दैट द ड्वार्फ trait of the parent pea plant which had seemingly disappeared in the first generation progeny reappeared in the second generation। मेंडल ने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो ड्वार्फ ट्रेट है ना, F1 जनरेशन में जो पेरेंट थे, ड्वार्फ थे, उनका ट्रेट जो कि F1 जनरेशन में क्या थे, डिसअपियर्ड ही हो गए थे, फर्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी में डिसअपियर्ड हो गए थे, वो दोबारा से रीअपियर्ड हो गए सेकंड जनरेशन में। Mendel said that the trait of the dwarfness of one of the parent pea plant had not been lost. It was merely concealed or suppressed in the first generation to re-emerge in the second generation। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा कि जो ड्वार्फनेस का ट्रेट है पेरेंट पी प्लांट में वो लॉस्ट नहीं हुए, बल्कि ये जो ट्रेट है ये क्या हो गए थे, फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस्ड हो गए थे और सेकंड जनरेशन में दोबारा से री एमर्ज हो गए। मेंडल कॉल्ड द रिप्रेस्ड ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस एज रिसेसिव ट्रेट एंड द एक्सप्रेस्ड ट्रेट ऑफ टॉलनेस एज द डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल ने
ये जो रिप्रेस ट्रेट है ना ड्वार्फनेस, इसको क्या नाम दिया, रिसेसिव ट्रेट, कि ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव है, और जो टॉलनेस का ट्रेट है ये डोमिनेंट है। ठीक है। इन दिस वे मेंडल एक्सपेरिमेंट्स विद टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स शोड दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल के हम समझ सकते हैं कि जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कह रहे हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उससे कैसे पता चलता है कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको यूं ही मिल गया होगा। ठीक है, देखिए, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट्स, ही फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द F1 जनरेशन। ठीक है, मेंडल ने जब टॉल पी प्लांट्स को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया तो उसको सिर्फ टॉल पी प्लांट्स ही देखने को मिले F1 जनरेशन में। Now, when Mendel further crossed the tall pea plants of the F1 generation, he found that tall plants and dwarf plants were obtained in the ratio of 3:1 in the F2 generation. अब जो F1 जनरेशन में टॉल पी प्लांट्स आए उसी को क्या किया मेंडल्स ने, फिर से क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करने के बाद जो सेकंड जनरेशन आई उसमें क्या देखने को मिला कि 3:1 में ड्वार्फ पी प्लांट भी है, मतलब 3 टॉल प्लांट्स देखने को मिले और एक ड्वार्फ प्लांट देखने को मिले। मेंडल नोटेड दैट द पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन दी F2 जनरेशन वर आइदर टॉल और ड्वार्फ। मेंडल ने क्या नोट किया कि F2 जनरेशन में जो पी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। देयर वर नो प्लांट्स विद इंटरमीडिएट हाइट और मीडियम हाइट इन बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, मतलब कि इंटरमीडिएट या मीडियम हाइट का कोई प्लांट देखने को नहीं मिला, या तो बिल्कुल टॉल आ रहे थे या बिल्कुल शॉर्ट आ रहे थे, यानी ड्वार्फ आ रहे थे। ठीक है, इन दिस वे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट showed that the traits like tallness और dwarfness are inherited independently। ठीक है, इस प्रकार से मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रेट्स है जैसे कि टॉलनेस हो गया, ड्वार्फनेस हो गया, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। दिस इज बिकॉज इफ द ट्रेट्स ऑफ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस हैड ब्लेंडेड और मिक्सड अप देन मीडियम साइज्ड पी प्लांट्स वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। देखिए, अगर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं होते ना तो मीडियम साइज के प्लांट भी देखने को मिलते, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं तभी सिर्फ 2 ही ट्रेट निकल के आ रहे हैं, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। उसकी शादी एक ऐसी औरत से होती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब जो उनके बच्चे हुए, यानी अब जो उनकी डॉटर है, उनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। कह रहे हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एनफ है बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ओ। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू टेल अस विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट। ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है। दिस इज बिकॉज if the blood group A is dominant trait and blood group O is recessive trait, the daughter can have blood group O। देखिए, मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट ट्रेट है और ब्लड ग्रुप ओ रिसेसिव ट्रेट है, तो डॉटर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। दूसरा रीजन कि इवन इफ द ब्लड ग्रुप ए इज रिसेसिव ट्रेट बट ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट ट्रेट, द डॉटर कैन स्टिल हैव ब्लड ग्रुप ओ। अब मान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ है वो डोमिनेंट ट्रेट है, फिर भी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। नहीं समझ आया? चलिए अब थोड़ा इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, और सेम आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम में नहीं आएंगे।
तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट ट्रेट बट ब्लड ग्रुप ओ इज रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है और ब्लड ग्रुप ओ रिसेसिव है, तब क्या होगा? तब क्या होगा देखिए, व्हेन फादर्स ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट ट्रेट इट कैन हैव टू जीनोटाइप्स IA एंड IO। देखिए, जब फादर का ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट ट्रेट है तो इसके दो जीनोटाइप्स होंगे, पहला होगा IA और दूसरा होगा IO। एक्चुअली ये IA और IA क्या है, LA है। ठीक है, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए को दर्शाता है और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ उन दोनों को दर्शाता है। एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे, क्योंकि चैप्टर आपने कर लिया है तभी आप NCERT सॉल्यूशन देखने आए हैं। हाँ, तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है, दो जीनोटाइप्स बनेंगे, ये और ये। एंड व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप ओ इज रिसेसिव ट्रेट इट कैन हैव ओनली वन जीनोटाइप। अब मान लीजिए जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप ओ क्या है, रिसेसिव है, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीनोटाइप बनेंगे, ये है IO। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट शुड हैव टू रिसेसिव एलेज। ठीक है, इसमें केवल दो रिसेसिव एलेज होना चाहिए, इसलिए। नाउ इफ वन रिसेसिव एलेले IO comes from father and one recessive allele IO comes from mother, then daughter can also have genotype IO which can give her blood group O। अब मान लीजिए कि एक रिसेसिव एलेले हो गया, जैसे कि आई हो, जो कि फादर से आया है। ठीक है, और एक रिसेसिव एलेले मदर से आ गया, तब डॉटर का जो जीनोटाइप है तब क्या बन जाएगा, फिर से IO, जिसका मतलब ब्लड ग्रुप O। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पहला पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी टू। पॉसिबिलिटी टू क्या है, व्हेन ब्लड ग्रुप ए इज रिसेसिव ट्रेट बट ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, और ब्लड ग्रुप ओ क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, तब क्या होगा? तो ऐसे केस में व्हेन फादर्स ब्लड ग्रुप ए इज रिसेसिव ट्रेट इट कैन हैव ओनली वन जीनोटाइप IA बिकॉज इट शुड हैव टू रिसेसिव एलेलेज। ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए रिसेसिव ट्रेट है तो इसमें केवल एक जीनोटाइप ही बनेंगे, मतलब IA। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दो रिसेसिव एलेलेज होना चाहिए। एंड व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप O इज डोमिनेंट ट्रेट देन इट कैन हैव टू जीनोटाइप्स IO एंड IOIA। ठीक है, अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप O है अगर वो डोमिनेंट ट्रेट है, तब क्या होगा, इसमें दो जीनोटाइप हो सकता है, यानी कि IO एंड IOIA। Now, if one dominant allele IO comes from the mother and one recessive allele IA comes from the father, the daughter will have the genotype IOIA, which will again give her blood group O। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक डोमिनेंट एलेले है जो कि ये मदर से आता है और एक रिसेसिव एलेले जो कि फादर से आता है, तब भी डॉटर का जो जीनोटाइप है क्या बनेगा, IOIA, जो कि दोबारा से ब्लड ग्रुप क्या देगा, ओ ही देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं जो चाइल्ड है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है किसी ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, कैसे डिटरमाइन होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जेनेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ चाइल्ड। जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स जो कि किसी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है उसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। There are two type of sex chromosomes. One is called X chromosome and other is called Y chromosome। ठीक है, अब दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है जिसको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं और दूसरे को हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं। अब मैन हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। देखिए अब ये कि जो आदमी होता है या एक मेल होता है उसके अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। This means that half the male gametes or half the sperms will have X chromosomes and other half will have Y chromosomes। इसका मतलब हुआ
कि आधा मेल गैमेट्स या आधा स्पर्म्स क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होता है, और आधा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीमेल की, तो इनके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उनके पास वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता है, ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। This means that all the females gametes called ova और eggs will have only X chromosomes। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसे हम ओवा या फिर एग्स कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब देखिए, द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स एट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आता है फाइनल कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स जो डिटरमाइन होगा वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही डिटरमाइन होगा। देखिए, इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन एग विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम्स देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी गर्ल और फीमेल। मान लीजिए कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो जो चाइल्ड बॉर्न होएगा वो गर्ल यानी कि फीमेल। ठीक है, दिस इज बिकॉज द चाइल्ड विल हैव एक्स एक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखिए मेल के पास एक्स और वाई होते हैं, फीमेल के पास एक्स एक्स ही होता है। तो अगर स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज होता है तो वो एक्स एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा, और जब एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो बच्ची यानी कि गर्ल चाइल्ड जन्म लेगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और अगर वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड बॉर्न होएगा वो बॉय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ पे मेल या फिर जो बॉय है वो जन्म लेगा। दिस इज बिकॉज चाइल्ड विल हैव एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो मदर होती है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए कि ओवम है, ठीक है, एग है फीमेल के अंदर का। अगर ये एक्स वाला अगर ये एक्स वाला स्पर्म मिलेगा तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक्स एक्स का, और जहाँ पे एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पे गर्ल होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाई वाला अगर मिल जाएगा तो किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्स वाई का, और जब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ पे बॉय जन्म लेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, एंड अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।